अच्छा, तो आज हम जिस मवाद का जायजा ले रहे हैं वो दुनिया के मशहूर तरीन नॉवलों में से एक दोस्तोयेव्स्की के क्राइम एंड पनिशमेंट का बिल्कुल इब्तिदाई हिस्सा है। जी। हम इसके मरकजी किरदार रस्कोल्निकोव के जहन के अंदर का एक बहुत शदीद और गहरा सफ़र करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि एक इंसान उस वक्त कैसा महसूस करता है जब वो एक खौफनाक फैसले के दहाने पर खड़ा हो। तो आइए इस जहन की तहों को खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। जी, और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो मुसन्निफ की तकनीक है। वो किरदार के अंदरूनी इंतशार को दिखाने के लिए मतलब बैरूनी दुनिया को एक आईने की तरह इस्तेमाल करता है। आईने की तरह? हाँ, सोचें, जब किसी को बुखार होता है तो दुनिया कैसी लगती है? हर आवाज़ कान में चुभती है, हर बू नाकाबिले बर्दाश्त लगती है। तो सेंट पीटर्सबर्ग की ये शदीद गर्मी, ये हब्स और बदबू, ये दरअसल रस्कोल्निकोव के बुखार में मुब्तला परेशान हाल जहन की अक्कासी है। अच्छा, यानी वो दुनिया को वैसा नहीं देख रहा जैसी वो है, बल्कि जैसा वो खुद अंदर से महसूस कर रहा है। बिल्कुल। कहानी जुलाई की एक नाकाबिले बर्दाश्त गर्म शाम से शुरू होती है। सेंट पीटर्सबर्ग की गलियां लोगों से भरी हैं, हर तरफ चूना, मिट्टी और एक अजीब सी बदबू फैली हुई है। हमारा किरदार रस्कोल्निकोव अपने ताबूत से छोटे से कमरे से बाहर निकलता है और इसका पहला ख्याल अपनी मकान मालकन से बचना है। और दिलचस्प बात यह है कि वो इसलिए नहीं बचना चाहता कि उसके पास किराए के पैसे नहीं हैं। वो उसकी धमकियों से नहीं डरता। तो फिर किस चीज से डरता है? उसे उस मुलाकात की फजूलियत से खौफ आता है। मतलब बेमायनी सवालात, पैसों का तकाजा और फिर झूठे बहाने बनाना। इसके लिए ये सब एक नाकाबिले बर्दाश्त अजियत है। ये छोटी सी बात हमें बताती है कि वो आम इंसानी माशरत से कितना कट चुका है। वो बस बिल्ली की तरह दबे पांव निकल जाना चाहता है। जी, ताकि किसी से बात न करनी पड़े। एक मिनट, माखिज उसे एक खूबसूरत, दराज कद और सिडोल नौजवान बताता है जिसकी आंखें और बाल गहरे भूरे हैं, लेकिन साथ ही कहता है कि उसके कपड़े चीथड़ों जैसे हैं और उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। ये तजाद थोड़ा अजीब नहीं? अजीब तो है, लेकिन यही तो मतलब कहानी की बुनियाद है। ये जाहिर करता है कि उसका मसला बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी है। अच्छा। वो सलाहियत रखता है, लेकिन गरीबी और उसके अपने नजरियात ने उसे इस हाल तक पहुंचा दिया है कि उसे अपनी शक्ल सूरत की भी परवाह नहीं। उसके दिल में ऐसी नफरत और तलखी जमा हो चुकी है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके फटे पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाए। वो अपनी ही दुनिया में गुम है। और जैसे ही वो गली में कदम रखता है, हम सीधा उसके ख्यालात में दाखिल हो जाते हैं। वो खुद से कहता है, मैं ऐसा काम करने की कोशिश करना चाहता हूँ और इन छोटी छोटी बातों से डर रहा हूँ। वो अपने मंसूबे को कभी एक ख्वाब, एक खिलौना कहता है। हाँ, लेकिन ये साफ जाहिर है कि ये खिलौना अब हकीकत बनने के बहुत करीब है। बिल्कुल। ये खुद कलामी बहुत अहम है। वो बावक्त अपने अमल को जवाज भी दे रहा है और खुद पर सवाल भी उठा रहा है। वो कहता है, मैं कुछ नहीं करता, इसीलिए बातें बनाता हूँ, जो उसकी अपनी बेअमली पर गहरी मायूसी को जाहिर करता है। और जिस काम का वो सोच रहा है वो उसके लिए एक अजीम कारनामा भी है और साथ ही खौफनाक और घिनौना भी। यही तजाद तो उसकी कश्मकश का मरकज है। अच्छा, कहानी में आगे एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है और उसका ताल्लुक एक टोपी से है। एक मामूली सी टोपी इतनी अहम कैसे हो सकती है? एक शराबी जिसे एक बड़ी सी गाड़ी में कहीं ले जाया जा रहा है, उस पर चीखता है, ओए जर्मन टोपी वाले, और रस्कोल्निकोव दहशत से कांप जाता है। और यही तो असल नुक्ता है। देखें, जब कोई शख्स जुर्म के दहाने पर खड़ा होता है ना, तो उसका जहन हर छोटी चीज को खतरे के तौर पर देखता है। अच्छा। ये टोपी सिर्फ एक टोपी नहीं, ये इसके वहम और फेंशिश की अलामत बन गई है। इसका मसला ये है कि ये टोपी बहुत अजीब और नुमाया है। इस काम के लिए उसे बिल्कुल गैर नुमाया रहना है, लेकिन ये टोपी सबकी तवज्जो खींचती है। तो वो सोचता है कि लोग उसे उस टोपी की वजह से याद रखेंगे और ये एक सुराग बन जाएगा। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि बड़े मंसूबे अक्सर छोटी गैर मुतवक्का तफसीलात की वजह से नाकाम होते हैं। इसका वो जुमला है ना, मामूली बातें ही अहमियत रखती हैं। ये सिर्फ उसके मंसूबे के बारे में नहीं, बल्कि जिंदगी के बारे में एक बड़ा सबक है। ये जुनूनी मंसूबा बंदी उसकी अगली हरकत में भी नजर आती है।
वो बताता है कि उसने अपने घर के दरवाजे से अपनी मंजिल तक के कदम गिने हैं, पूरे 730। 730? जी, ये कोई आम चहलकदमी नहीं है। वो उससे अपने मंसूबे की मश्क कह रहा है। 1 महीने पहले तक ये सब महज एक ख्वाब था, लेकिन अब हर कदम के साथ उसका जोश और खौफ दोनों बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और उसकी मंजिल एक बहुत बड़ी इमारत है जहां दर्जी, ताले बनाने वाले और दूसरे मजदूर तबके के लोग रहते हैं। वो जानबूझकर एक तारीक, तंग पिछली सीढ़ी का इंतखाब करता है। मुसन्निफ लिखता है कि उसे ये सारा माहौल पसंद था। क्यों? क्योंकि इस अंधेरे में कोई उसे देख नहीं सकता था। ये जगह उसके तारीक इरादों से बिल्कुल मुताबिकत रखती है। और चौथी मंजिल पर उसे एक और चीज नजर आती है। कुछ मजदूर एक फ्लैट से फर्नीचर निकाल रहे हैं। उसे याद आता है कि ये एक जर्मन क्लर्क का फ्लैट था, जिसका मतलब है कि अब इस मंजिल पर सिर्फ बूढ़ी औरत का फ्लैट ही आबाद है। और वो सोचता है, चलो ये तो अच्छा हुआ। ये कितनी सर्द महरी वाली बात है ना? बिल्कुल। और यही सर्द महरी उसे अगले कदम यानी दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत देती है। वो अब पूरी तरह अपने मंसूबे में डूब चुका है। उसके लिए ये एक अच्छी खबर है कि एक मुमकिना गवाह कम हो गया। और जब वो घंटे बजाता है तो उसका रद्द-ए-अमल भी बहुत अजीब होता है। घंटे की हल्की सी आवाज, जैसे टिन से बनी हो, उसके खिंचे हुए आज़ाब को झंझोड़ देती है। इसे ये आवाज याद आ जाती है और वो चौंक पड़ता है। जी। थोड़ी देर बाद दरवाजा हल्का सा खुलता है और एक बूढ़ी औरत शकी नजरों से झांकती है। वो उसे दिखते ही शक में मुब्तला हो जाती है, लेकिन जब वो सीढ़ियों पर फर्नीचर निकालते मजदूरों को देखती है तो शायद उसकी हिम्मत बढ़ती है और वो दरवाजा पूरा खोल देती है। और रस्कोल्निकोव अपना तारुफ रस्कोल्निकोव एक तलबा के तौर पर करवाता है और कहता है कि वो 1 महीना पहले वाले उसी काम से आया है। वो खुद को मामूल के मुताबिक जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी बेचैनी और बूढ़ी औरत का शक माहौल में शदीद तनाव पैदा कर देता है। उस बूढ़ी औरत की तफसील भी बहुत वाज़ेह है। छोटे कद की, सूखी हुई 60 साला औरत, जिसकी आंखें तेज और बदख्वाह हैं और नाक तीखी है। इसके बेरंग बालों में बहुत ज्यादा तेल लगा है और गर्मी के बावजूद उसने खाल का एक बूसीदा कोट पहना हुआ है। और वो मुसलसल खांस और कराह रही है। जी। वो उसे अंदर आने का इशारा करती है। कमरे में जर्द रंग के वॉलपेपर हैं, खिड़कियों पर जेरेनियम के पौधे और मलमल के पर्दे। कमरा डूबते सूरज की रोशनी में रोशन है। और इसी लम्हे उसके जहन में एक अजीब सर्द ख्याल आता है, तो सूरज इस दिन भी ऐसे ही चमकेगा। आप इस जुमले के बारे में क्या सोचते हैं? ये कितना खौफनाक है। बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो एक लम्हे के लिए अपने आप से बाहर निकलकर मुस्तकबिल को देख रहा हो, जैसे कायनात को उसके गुनाह से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सही। सूरज तो फिर भी निकलेगा, जिंदगी बस चलती रहेगी। ये सोच ही इंसान को अपने अमल में बिल्कुल तन्हा महसूस करवाने के लिए काफी है। बिल्कुल सही। और इस सर्द ख्याली के फौरन बाद वो वापस अपने मिशन पर लग जाता है। वो कमरे का बारीक बीनी से जायजा लेता है, हर चीज को याद करने की कोशिश करता है। पीला फर्नीचर, तस्वीरें और ये कि हर चीज बहुत साफ है। वो सोचता है कि ऐसी सफाई बदमिजाज बूढ़ी बेवाओं के घरों में ही होती है और ये सब लिजाबेता का काम है। आइए अब उस मुलाकात के असल मकसद की बात करते हैं, जो कि सिर्फ एक बहाना है। वो अपने वालिद की एक पुरानी चांदी की घड़ी गिरवी रखने आया है। और बूढ़ी औरत एलियोना एवानोवना उसे फौरन याद दिलाती है कि उसकी पिछली अमानत का वक्त भी खत्म हो चुका है। वो कीमत पर बहस करते हैं और वो सिर्फ 1.5 रूबल की पेशकश करती है, जो ना होने के बराबर है। लेकिन पैसा तो सिर्फ एक बहाना है, असल काम तो जासूसी है। बिल्कुल। जब वो चाबियां और रकम लेने दूसरे कमरे में जाती है तो रास्कोलेनिकोव गौर से सुनता है। उसे दराजों के ताले खुलने की आवाज आती है और वो अंदाजा लगाता है कि वो चाबियां अपनी दाईं जेब में रखती है। वो नोट करता है कि तमाम चाबियां एक स्टील के छल्ले में हैं और उनमें से एक चाबी बाकियों से 3 गुना बड़ी है। जी, और उसमें गहरे दंदाने हैं। और फौरन उसके जहन में ख्याल आता है, ये दराजों की चाबी नहीं हो सकती, तो फिर कोई और संदूक या तिजोरी जरूर होगी। ये जानना जरूरी है। ये खालिस्तन जायजा लेने का अमल है। और इसे खुद इस सब से घिन आ रही है। वो उसे जिल्लत आमेज कहता है, लेकिन फिर भी वो ये करता है। उनकी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा भी उतना ही मंसूबाबंद है। जाते हुए वो इत्तेफाकन पूछता है कि क्या उसकी बहन लिजावीता यहाँ है।
یہ معلومات حاصل کرنے کا ایک سوال ہے جسے عام بات چیت کا رنگ دیا گیا ہے، لیکن اس کا تیز جواب اس سے آپ کا کیا کام جناب یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے آسانی سے بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ مکمل الجھن کی حالت میں وہاں سے نکلتا ہے۔ نفرت کا احساس اب اس پر حاوی ہو چکا ہے۔ جیسی وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے وہ کئی بار رکتا ہے، جیسے کوئی خیال اسے پریشان کر رہا ہو۔ جب وہ گلی میں پہنچتا ہے تو چیختا ہے، اے خدا، یہ سب کتنا گھنونا ہے، اور کیا میں واقعی؟ نہیں، یہ بکواس ہے، یہ فضول ہے۔ یہ اس کے ذہن کا پینڈلم ہے جو پھر دوسری طرف جھول رہا ہے۔ ایک لمحہ پہلے وہ ایک سرد حساب لگانے والا منصوبہ ساز تھا، اور اب وہ اپنے ہی خیال کی ہولناکی سے خوف زدہ ہے۔ وہ اس عمل کی مشق پر کانپ اٹھتا ہے۔ جی، اور اپنے دل کی غلیظ صلاحیتوں پر۔ وہ اتنا پریشان ہے کہ ایک شرابی کی طرح چلتا ہے اور لوگوں سے ٹکراتا ہے۔ اور پھر وہ خود کو ایک شراب خانے کے باہر پاتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گیا۔ وہ شدید پیاس اور چکر کی وجہ سے تہہ خانے میں بنے اس شراب خانے کی سیڑھیاں اتر جاتا ہے۔ بیئر کا ایک ٹھنڈا گلاس لمحہ بھر کے لیے سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے۔ وہ فوراً اعلان کرتا ہے کہ اس کا سارا انتشار، اس کی ساری پریشانی صرف بھوک کی وجہ سے ایک جسمانی خرابی تھی۔ اچھا۔ وہ امید سے کہتا ہے، صرف ایک گلاس بیئر، سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا، اور ایک لمحے میں دماغ مضبوط، ذہن صاف اور ارادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی گہری اخلاقی اور نفسیاتی کشمکش کی ایک سادہ جسمانی وجہ تلاش کرنے کی ایک مایوس کن کوشش ہے۔ لیکن جب وہ یہ خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے تب بھی ماخذ کہتا ہے کہ اسے ایک مبہم سا احساس ہوتا ہے کہ یہ نئی کیفیت بھی نارمل نہیں ہے۔ وہ دوستانہ انداز میں کمرے میں موجود لوگوں کو دیکھتا ہے۔ جی، زیادہ لوگ نہیں، میں بس چند کاریگر، ایک بہت زیادہ نشے میں دھت بوڑھا آدمی اور ایک ریٹائرڈ کلرک جیسا شخص جو الگ تھلگ بیٹھا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ایک نوجوان کو ایک ہولناک فعل کی مشق کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے اس کے ذہن میں اس عمل کو ایک عظیم کارنامے کے طور پر دیکھنے اور اس کی گھنونی، نفرت انگیز حقیقت کے درمیان کی جنگ دیکھی ہے۔ ہاں، وہ ایک ہی وقت میں منصوبہ ساز بھی ہے اور اپنے منصوبے سے خوفزدہ بھی۔ بالکل۔ یہ مواد ہمیں ایک شراب خانے میں چھوڑ دیتا ہے جہاں مرکزی کردار کو ایک لمحے کے لیے جھوٹی وضاحت مل گئی ہے۔ اس نے اپنی شدید نفسیاتی جدوجہد کو بھوک اور پیاس کی ایک سادہ سی وجہ قرار دے دی ہے۔ اور باہر کی دنیا، شراب خانے میں موجود دوسرے شرابی، وہ اس کی اپنی زوال پذیر حالت کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں۔ جی، وہ ان کے جیسا نہیں بننا چاہتا، لیکن وہ پہلے ہی ان کے راستے پر چل پڑا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے، جو صرف ایک کتابی کردار کے بارے میں نہیں بلکہ ہم سب کے بارے میں ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگلی بار جب کوئی خود کو کسی اہم فیصلے پہ غصے میں، تھکا ہوا یا بھوکا پائے تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچے، کیا یہ فیصلہ اس کا دماغ کر رہا ہے یا اس کا جسم؟ کیا یہ منطق کی بنیاد پر سوچا جا رہا ہے یا صرف ایک گلاس ٹھنڈے پانی کی کمی پورے نقطۂ نظر کو بدل رہی ہے؟ بالکل۔ یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ ہم جتنے بھی دانشور بن جائیں، ہم آخر میں ہیں تو انسان ہی۔